हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें आपको 2026 में क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वायरल मॉडल पेपर। आज के इस वीडियो में हम पूरे केमिस्ट्री के 70 नंबर के पेपर को विथ सॉल्यूशन समझेंगे। देखो भैया, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। कितने पेजेस में मैंने इसका सॉल्यूशन लिख रखा है आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री के पूरे 70 नंबर के पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। पेपर कोड यहां पे दिया गया है 347 WA, अनुक्रमांक, नाम, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास है। 2026 रसायन विज्ञान। आप लोग क्या करना भैया, इस वीडियो को लाइक कर देना हमारी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो छोटी सी फैमिली है ना, उसको थोड़ा बड़ा कर देना। आप ही लोगों के सहारे हम हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को खूब ध्यान से पढ़ना है। ये केमिस्ट्री का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है भैया, तो ध्यान से समझ लेना। पूरा पेपर कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, देख लेना, ठीक है। कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। भैया ये केमिस्ट्री है, कैलकुलेशन आ सकता है, तो कैलकुलेशन जहां पर हो ना, वहां पे कैलकुलेशन के सारे पद आपको लिखने, सारे स्टेप, ठीक है। तीसरा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। चौथा, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। जहां आवश्यक हो आपको केमिकल रिएक्शन भी देना है। तो इतना आपको निर्देश दिया जाएगा। अब सबसे पहले भैया बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इंग्लिश को अगर छोड़ देना तो बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। इसमें से कौन सा भौतिक गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। भैया, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब। भैया पृष्ठ तनाव जो है ना, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, सरफेस टेंशन। थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। खा वाला क्वेश्चन देख लो, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। भैया शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल सेकंड इनवर्स। भैया आपका खा का तीसरा सही होगा। अगर शून्य कोटि की अपक्रिया है ना, तो उसके लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। भैया खा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो गा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। गा वाला, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। मतलब रंगीन आयनों का निर्माण कब संभव होगा? जब यौगिक में क्या विद्यमान होंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, युग्म, या इनमें से कोई नहीं। भैया रंगीन आयनों का निर्माण तभी संभव होगा ना जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रंगीन आयनों का निर्माण तब संभव होता है जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। घा वाला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? मतलब क्लोरोफॉर्म जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा? फास्जीन, फार्मिक अम्ल, फार्मिल क्लोराइड, या मेथिल क्लोराइड। तो भैया इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फास्जीन। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के। अंगा नंबर, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया देता है? देखो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बट आज जान लो इसको। बेंजोइक अम्ल, टॉलुइन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल।
भैया टॉल्यूइन बेंजल्डिहाइड जो है ना, ये कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। चा वाला देखो, एस्कार्बिक अम्ल है। एस्कार्बिक अम्ल क्या है? प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है या विटामिन है? भैया ये विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। टोटल 6 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के भैया, 6 नंबर आपको मिल चुके हैं। टेंशन फ्री रहो बिल्कुल से, ठीक है। तो ये आपका चा वाला क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेंगे, का, खा, गा, घा, अंगा और चा, ठीक है। आपको 6 नंबर इसके लिए मिल गया। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। 2-2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर आपको मिलेगा। दूसरे का देखो, कोलरॉस के नियम को समझाइए। इस नियम का उपयोग, इस नियम के अनुप्रयोग भी लिखिए। भैया मैं समझा देता हूं, मेरा काम है समझाना। मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं तो सॉल्यूशन आपको बताऊंगा भी। वादा किया है तो वादा करके निभाना। आपको भी वीडियो को इतना लाइक कर देना, इतना शेयर कर देना ना कि लोग सोचें कि भैया बच्चे कर रहे हैं सपोर्ट। देखो भैया कोलरॉस का नियम क्या है, मैंने समझाया था पहले भी, तो देखो समझ लो। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे कोई भी विद्युत अपघट्ट ले लो, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, ठीक है। इसकी जो मोलर चालकता होगी ना, वो इसके धनायनों और इसके ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि सिंपल भाषा में देखा जाए तो HCl की जो मोलर चालकता होगी, HCl जो है ये विद्युत अपघट्य है, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, देखो मोलर चालकता को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं, लेकिन अनंत तनुता पर है तो इनफाइनाइट लगा देंगे, तो लैम्डा इनफाइनाइट m, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो विद्युत अपघट्ट है, इसकी जो मोलर चालकता है ना, इसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, यानी कि इसके धनायन की मोलर चालकता, और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, इसके बराबर होती है। यही है भैया कोलरॉस का नियम। मतलब बहुत सिंपल है। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता होती है ना, इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे HCl की जो मोलर चालकता है ना, इसके धनायन H प्लस और Cl माइनस जो इसका ऋणायन है, इसकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। अनुप्रयोग समझाना चाहें तो यहां पे अनुप्रयोग हेडिंग डाल देना, आप लिख देना कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग। 2 अनुप्रयोग मैं बता देता हूं। देखो फर्स्ट है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं, और दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये इसका अनुप्रयोग है भैया। 2 नंबर में इतना लिख दोगे, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। चलो भैया खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें विलयन चैप्टर का न्यूमेरिकल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री के पेपर में विलयन चैप्टर का न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। आप लोग स्टाम्प पेपर पर लिख कर ले लो मेरे से। तो देखो भैया खा वाला क्वेश्चन समझो क्या है। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मोललता निकालनी है। सोडियम का अणुभार 23 दिया है, क्लोरीन का 35.5। सबसे पहले ये समझो कि इसमें विलय क्या है, विलायक क्या है। देखो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो ये विलेय होगा, और जो 250 ग्राम जल है ये विलायक होगा, क्योंकि जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है ना वो विलेय होता है। तो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ये कम है, 14-15 ग्राम है, और 250 ग्राम जल है भैया तो ये ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे विलेय का भार। विलेय जो हमारा है वो है NaCl, इसका भार, इसका भार जो हमें दिया गया है वो दिया गया है बच्चों, कितना दिया है ध्यान से समझ लो, 14.625 ग्राम, ठीक है, 14.625 ग्राम। अब विलेय का अणुभार भी हमें पता है। देखो विलेय NaCl का, NaCl आपका विलेय है तो NaCl का अणुभार ये कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 58.5। अब आप कहेंगे सर जी कैसे आया 58.5, तो देखो Na का अणुभार है 23
और Cl का है 35.5, तो ये 58.5, दोनों का जोड़ोगे तो 58.5 आएगा। अब देखो विलेय का भार दिया गया है, विलेय का अणुभार दिया गया है, तो हम विलेय के मोलों की संख्या भी निकाल लेते हैं, क्योंकि विलयन की मोललता जब आप निकालेंगे ना तो उसका फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में। तो हम पहले विलेय के मोलों की संख्या यहीं पे निकाल लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। विलेय का भार ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन चलो फिर से बताता हूं अच्छे से। विलेय का अणुभार अपान विलेय का अणुभार, अणुभार, ठीक है। तो भैया विलेय का भार कितना है इसको समझ लो। विलेय का भार हमारा है, ऊपर देख लो, 14.625 ग्राम अपान विलेय का अणुभार 58.5 ग्राम। इसको जब कट करोगे ना तो 1/4 आएगा। 14.65 ग्राम 4 जा 58.5 होगा, तो ये हमारा आ गया 1/4। अब इसको भी कट करोगे तो 0.25 आएगा। भैया 1 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो 0.25 मोल आएगा। ये आ गई विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। क्या आ गया ये हमारा विलेय के मोलों की संख्या हमारी आ गई, ठीक है। अब ये तो विलेय के मोलों की संख्या पता चल गया। अब विलायक का भार देख लेते हैं। विलायक का भार 250 ग्राम दिया गया है भैया। क्या है विलायक का भार? विलायक का भार ये हमें दिया गया है बच्चों 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। अब 250 ग्राम को अगर आपको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करना होगा? आपको पता ही है भैया, 250 को क्या करना है? 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो ये देखो 25/100 आया, इसको 0.25 किलोग्राम अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो हम अगर इसको किलोग्राम में बदलेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.25 किलोग्राम, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। विलायक का भार आ गया। अब हम विलयन की मोललता को निकाल लेते हैं यहीं से। विलयन की मोललता, तो ये फार्मूला इसका हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में या केजी में भी हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये होता है भैया मोललता का फॉर्मूला। अब यहीं से हम मोललता निकाल लेंगे, बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए। देखो फॉर्मूला पता है तो देखो विलेय के मोलों की संख्या हमारी है, ऊपर देखो निकाला था 0.25, तो इसको लिख देंगे 0.25। और विलायक का भार भी हमारा है भैया 0.25, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे कट, तो हमारा आ जाएगा विलयन की मोललता कितनी आ जाएगी देख लो। विलयन की मोललता जो है ना, ये आ जाएगा एक, देखो एक आएगा तो 1 किलोग्राम, 1 मोल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। क्यों होगा मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक? वो तो आपको पता चल ही चुका होगा, मैं बता देता हूं। देखो क्यों होगा, देखो विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक होगा मोल, और विलायक का भार जो है इसका किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम। तो समझ में आ गया भैया, कुछ नहीं था। विलेय का भार दिया गया था, विलेय का अणुभार दिया गया था, हमने विलेय के मोलों की संख्या निकाल ली, भार बटा अणुभार 0.25 आ गया। विलायक का भार हमें दिया गया था 250 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे 0.25 किलोग्राम। विलयन की मोललता जब हम निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, दोनों की वैल्यू 0.25 थी, कट हो गया। विलयन की मोललता आ गई 1 मोल प्रति किलोग्राम। बस हो गया मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
गा वाला क्वेश्चन देख लो, एक एक क्वेश्चन को समझते चलो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है ये। गा वाला है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? ये डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको भी जान लो अभी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? तो देखो, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्न कारणों से अधिक होती है। कुछ रीजंस हैं जिसके कारण संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। क्यों? देखो, सबसे पहला क्या होता है, इसमें धातु आयनों का छोटा आकार होता है। दूसरा, इसमें धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होता है। तीसरा, लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षकों की प्राप्यता होती है। यही 3 कारण होते हैं कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना भैया, इतना लिख दोगे नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है घा वाला देख लो। लिगैंड क्या है, 2 उदाहरण भी दीजिए भैया। उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है, तो देख लो। लिगैंड क्या होता है, मैं यहां पे बता देता हूं। लिगैंड वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। जैसे देखो, एक यौगिक है, उपसा संयोजन यौगिक है K4FeCN6, तो यहां पे Fe जो है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और इससे जो अस्थायी रूप से जुड़ी है Cn जो है, ये अस्थायी रूप से जुड़ा, इसको Cn- लिखते हैं, Cn-, ये भैया लिगैंड होगा। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे CuNH3 का 4 2-, यहां पे Cu है केंद्रीय धातु आयन और NH3 आपका लिगैंड होगा। तो वही कहा गया है कि वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, वो लिगैंड कहलाती है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, नोट कर लेना, ठीक है। चलो इसको भी मैं हटाता हूं। तो ये भैया हमारे हो गए, कौन हो गए, ये हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन 4 हो गए, 2-2 नंबर के 8 नंबर आपको मिल गया। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, अब तीसरा क्वेश्चन भी 2-2 नंबर का होगा, और इसके लिए भी आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिलेंगे। 4 क्वेश्चन यहां पर भी रहेंगे। तो देख लो भैया, एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। भैया ये क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। विलयन चैप्टर का क्वेश्चन है। चलो, ये वही न्यूमेरिकल है। हमें इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो 2.5 ग्राम जो है ये विलेय होगा, और 100 ग्राम बेंजीन है ये विलायक होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा ज्यादा है। क्वथनांक में उन्नयन 0.4 डिग्री सेल्सियस हुई, तो बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो पदार्थ का अणुभार निकालना। तो देखो भैया, पहले हम लिखेंगे विलेय का भार, जो जो हमें दिया गया है लिख देंगे विलेय का भार, ठीक है। विलेय के भार को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से। दूर मैंने लिखा है क्योंकि अभी और भी लिखना है, 2.5 ग्राम, ठीक है। ये हमें 2.5 ग्राम दिया गया है। फिर हमें दिया गया है विलायक का भार, विलायक का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और ये हमें दिया गया है 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ भैया, देखो 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, इसको डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ये वृद्धि हुई है 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है 2.67, ठीक है। मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं केबी से, और ये हमें दिया गया है 2.67। हमें निकालना है पदार्थ का अणुभार m निकालना है भैया, इसको निकाल लेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन का एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था कि देखो, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, मैंने बताया था क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया, तो 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W, ठीक है। ये आपको
फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, ये बताया गया था। तो अब हम इसी के सहारे इसको निकालेंगे। देखो m हमें निकालना है तो m को इधर लेकर चले आते हैं, m को इधर ले आए, फिर हमारा क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया, ये एक फॉर्मूला निकल आया अणुभार का। देखो इसी फॉर्मूले से मैंने निकाला है। अब बाकी तो आपको सब पता ही है, बस वैल्यू रख दो सबकी। देखो m इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 को हम 1000 ही रहने देंगे, गुणे केवी की वैल्यू है 2.67, तो इसको कर देंगे 2.67, गुणे स्मॉल w की वैल्यू है 2.5, तो इसको 2.5 कर देंगे। क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है वो हुआ है 0.4, तो 0.4 कर देंगे, और गुणे कैपिटल W विलायक का भार है 100, तो इसको 100 रखने देंगे। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि साइड में ज्यादा जगह नहीं है, तो m इक्वल टू हमारा होगा, देखो 2.67 है। ठीक है, 1000 से इसका गुणा करोगे, 1000 से नहीं, आप इसमें से 100 से गुणा कर दो, 2.67 का 100 से गुणा करो तो देखो ये दोनों दशमलव हट जाएंगे, तो ये 267 आ जाएगा। ठीक है, गुणे यहाँ पे अभी 10 बचा है क्योंकि 100 से गुणा किया है, तो 2.5 को 10 से गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा। अपान नीचे तो आपका 40 आएगा ही आएगा, पता ही है 40 आएगा। अब देखो इनको गुणा कर दो भैया, तो ये जब आप 267 का 25 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6675 अपान 40। ठीक है, इसको कट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना वो लगभग 166.875 आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका अणुभार हुआ ना वो कितना आया देख लो। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मेरे भाई, टाइम लगेगा। ठीक है, 166.875 ग्राम प्रति मोल, और यही हो जाएगा अणुभार भैया हमारा। बहुत सिंपल सा था, कुछ करना नहीं था। विलेय का भार दिया गया था, विलायक का भार, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये सब दिया गया था। हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने काट पीट की और हमारा आंसर आ गया। इन सबको पढ़ो, समझोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर क्या करोगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, खा वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। देखो क्या है, बहुत सिंपल है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। मतलब ये देखो, एक मैंने पात्र ले लिया है, इसमें NaCl आपका विद्युत अपघट्य है, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड जो कि निगेटिव होता है, एक एनोड जो कि पॉजिटिव होता है। अब जब इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी, NaCl का विद्युत अपघटन होगा तो ये Na+ और Cl- आयनों में टूटेगा। लेकिन विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जब विद्युत अपघटन होगा ना, तो किसी इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे। देखो यहाँ पे पदार्थ एकत्रित है, इस एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान है ना, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश Q के समानुपाती होगी। यानी कि जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा यहाँ पे जो W है, मान लीजिए एकत्रित पदार्थ की मात्रा W है, तो ये Q के समानुपाती होगी। तो W समानुपाती Q। अब हमें पता है, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है, Q इक्वल टू IT होता है, तो W समानुपाती IT हो जाएगा। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू ZIT हो जाएगा। Z है समानुपाती स्थिरांक, और या इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो बहुत सिंपल है, मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की कुल मात्रा यानी कुल आवेश के समानुपाती होता है। इसको नोट कर लो मेरे भाई आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे हिसाब से। तो ये हो गया, ठीक है, कुछ खास नहीं है, 2-2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलो गा वाला क्वेश्चन देख लो। ये न्यूमेरिकल है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का, बहुत बड़ा तो न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, जानोगे तो पहचानोगे। गा SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। भैया अर्धायु हमें दिया गया 60 मिनट, हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ क्या, वेग स्थिरांक। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसी न्यूमेरिकल को लिखे हैं। हमें T½ की वैल्यू दी गई है, अर्धायु काल की वैल्यू दी गई है कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, अब T½ देखो भैया 60 मिनट है, पहले इसको सेकंड में बदल लो, तो एक सेकंड में 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुणे 60 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3600 सेकंड।
ठीक है, ये होगा 3600 सेकंड। हमें निकालना क्या है, के निकालना है मेरे भाई, के। तो के निकालेंगे तो देखो के वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है 0.6932 अपान टी हाफ। ये फॉर्मूला होता है भैया किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, मतलब टी हाफ के पदों में। ठीक है, टी हाफ को ऐसे लिखना, टी 1/2, इसको हाँ टी 1/2 ऐसे लिख देना। ठीक है, टी हाफ इसको कहते हैं हम लोग। अब देखिए क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.6932 अपान 3600। देखो टी हाफ के जगह पर 3600 कर देंगे, कर दिया। एक काम और करो भैया, चलो ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं भी मानता हूं इजी हो जाएगा। देखो तो हमारा हो जाएगा के इक्वल टू 6.932। देखो जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और नीचे हो जाएगा 3600 था, 10 से गुणा करोगे तो 36,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा ये। अब आगे स्टेप देखो, थोड़ा इजी मैंने कर दिया ताकि ज्यादा गुणा भाग ना करना पड़े। तो ये हो जाएगा 6.932 अपान 36,000 को हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर 4, इसको लिख सकते हैं। इस 6.932 को 3.6 से काटेंगे तो हमारा आएगा 1.925 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो हमारा वेग स्थिरांक फाइनली आ चुका है, के इक्वल टू 1.925 गुणे 10 के पावर 4 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। बस हो गया मेरे भाई, बस यही आंसर हो जाएगा। मतलब एकदम हलवा है, मैं आगे आगे बताऊंगा। मतलब आपको अर्धायुकाल दिया गया था टी हाफ 60 मिनट, तो इसको मैंने सेकंड में बदल लिया तो 3600 सेकंड हो गया। अब हमने अर्धायुकाल वाला फॉर्मूला लगाया, के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। तो भैया 0.6932 अपान 3600, 10 से गुणा कर दिया मैंने ऊपर नीचे, तो ये 6.932 अपान 36,000 आ गया। 6.932 अपान 36,000 को 3.6 गुणे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। हमने कट किया तो 1.925 गुणे 10 की पावर 4 था नीचे, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो गया मेरे भाई, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने। देखो वीडियो को ध्यान से समझोगे, पूरा सॉल्यूशन समझोगे, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होगा अगर हमारा मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता। तो देखो मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। देखो हम ले लेंगे मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसकी अभिक्रिया करा देंगे एथिल एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl से करा दिया हमने, तो बनेगा क्या, ध्यान से समझ लो। ये हमारा बन जाएगा CH3COO और प्लस बन जाएगा HCl, ये बन गया। ठीक है, मतलब अगर हम मेथिल अल्कोहल, ये आपका मेथिल अल्कोहल है, ये एसिटिल क्लोराइड है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, थोड़ा आपके लिए भी अच्छा होगा, एसिटिल क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया हमने कराई ना भैया, तो आपका मेथिल एसीटेट बना, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, एसीटेट बना। बस यही सिंपल सा था, कुछ था नहीं, हलवा है, खा लो उठा के, काम खत्म। तो भैया ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका घा वाला। 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी थे, 2-2 नंबर के, 8 नंबर आपको मिल चुके हैं। अब भैया मैं जो बताने जा रहा हूं, अब मैं आंसर ज्यादा नहीं बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन का और आंसर बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर चलाऊंगा। मेहनत कितना भी करना पड़े आप लोगों के लिए मैं करूंगा, क्योंकि इस बार आपको टॉपर बनाना ही हमारा पहला टारगेट होगा। चौथे का काप, 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर के। देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए भैया। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 कार्य भैया। न्यूक्लिक अम्ल जैसे आपका डीएनए आरएनए, यही तो है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको मैं आगे बताऊंगा। देखो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। देखो
स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीन चैप्टर का 3 नंबर आपको ये भी दिलाएगा। घा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे भैया, 3 नंबर यहां पे भी, मतलब मेथिल अल्कोहल से CH3OH से आप लोग CH3OH से आप C2H5OH कैसे बनाओगे, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। अब चलिए 4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 16 नंबर मिलेंगे। देखो 5वें का अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। भैया रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। खा डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोजन का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा विथ आंसर, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करते रहें, एक भी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ने वाले इस बार। गा संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसकी संक्षेप में व्याख्या करनी है। घा वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर मैं बताऊंगा। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। भैया ल्यूकास परीक्षण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दूं। देखो ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, कई बार एग्जाम में आया है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मतलब ल्यूकास परीक्षण के द्वारा ना हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल्स में डिफरेंस करते हैं कि आखिर इनमें अंतर क्या है। यह भिन्न भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। मतलब ये कैसे हम डिफरेंस करते हैं, कैसे इस टेस्ट को करते हैं। हम अल्कोहल को ले लेंगे और उसका ल्यूकास अभिकर्मक एक होता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, इसी को हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो इसके स्पीड पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 जो है ना, इसको ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक आपका होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। इसको कैसे याद रखोगे, ल्यूकास के लास्ट में सा है, सांद्र के स्टार्टिंग में सा है भैया, तो ये ल्यूकास अभिकर्मक होगा। कभी कभी तनु HCl आ जाता है तो वो गलत होगा, ठीक है। किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। देखो कैसे हम पता लगाएंगे कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। देखो आप अल्कोहल को लो, उसमें आप लोग मिला दो एल्किल हैलाइड को, उसमें आप मिला दो क्या, देखो किसी अल्कोहल में ल्यूकास, उसमें आप ल्यूकास अभिकर्मक को मिला दो तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा जिससे धुंधलापन उत्पन्न होगा। अब कब धुंधलापन कितने समय में उत्पन्न होता है, उसी से हम डिफरेंस कर लेंगे भैया ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो हम अल्कोहल लेंगे ROH, देखो OH जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले वो अल्कोहल होते हैं। इसकी अपक्रिया कराएंगे सांद्र HCl से और हम लेंगे भैया निर्जल ZnCl2, ऊपर ले लेंगे निर्जल ZnCl2, इससे अभिक्रिया करा दिया तो हमारा बना RCl। देखो R और Cl मिलकर RCl बना देंगे और प्लस H मिलकर H2O बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया हमने सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 से कराई, मतलब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराया तो ये एल्किल क्लोराइड बना। अब एल्किल क्लोराइड जब आपका बन गया ना तो धुंधलापन उत्पन्न होगा भैया। अब कितने समय में धुंधलापन उत्पन्न होगा, उसी से हम पहचान लेंगे ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। देखो कमरे के ताप पर टर्सरी अल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होंगे करेंगे। अगर ये तृतीयक अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा ना, तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा जैसे ही रिएक्शन होगा, तो हम पहचान जाएंगे भैया ये तृतीयक अल्कोहल है। कमरे के ताप पर सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, और अगर ये द्वितीयक अल्कोहल होगा ना, सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। लेकिन अगर ये प्राथमिक है, देखो कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः विलयन पारदर्शक होता है। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा ना तो ये धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करेगा और ये पारदर्शक होगा भैया। तो इसी से हम पहचानते हैं कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। बस हो गया मेरे भाई। तो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन थे भैया, 16 नंबर ले जाओ। अब आएंगे अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। 6 का देखो ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। 6 का निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट है अल्कोहलों का अनुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। पावर अल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है, और फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं। तीनों को समझा दो, 5 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। देखो अथवा यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाएंगे, नहीं पता है वो
तो आप ये वाला कर लो। देखो ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का समीकरण दीजिए। मतलब डाई एथिल ईथर जो हमारा होता है C2H5O C2H5, इसको बनाने की विधि का वर्णन करना है। खा क्या होता है जब, दोनों में से एक ही करना है। खा देखो क्या होता है जब, केमिस्ट्री में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन आते हैं। तो देखो क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए 5 नंबर। जैसे फर्स्ट है मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसीएन से होती है। क्या बनेगा जब मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसीएन से होगी। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट आपको दिए रहते हैं, प्रोडक्ट बताना होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड फेलिंग ब्रेन के साथ अपक्रिया करता है। तीसरा क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। चौथा बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपकृत कराया जाता है। पांचवा फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरीडीन के साथ होता है। तो क्या बनेगा, पांचों का आंसर दे दो भैया, आपको 5 नंबर मिलेंगे। सिर्फ रिएक्शन बताना है, नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। कैसे प्राप्त करोगे के भी टॉपिक दिए जाएंगे। रिएक्शन दोनों में से एक ही करना होगा। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दो 5 नंबर। जैसे फर्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक एसिड, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिया रहेगा, सिर्फ आपको बीच का प्रोसेस बताना है। दूसरा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, तीसरा एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड, चौथा फिनॉल से टालुइन और पांचवा फिनॉल से एनिलीन। कैसे बनाओगे, कर दो भैया, नंबर मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन देखो, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। 5 नंबर, नहीं पता तो अथवा लगा है। एथिलेमीन का बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। जैसे फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल, ये KOH। सेकंड है नाइट्रस अम्ल, मतलब एथिलेमीन C2H5NH2 कैसे बनाएंगे, इसका समीकरण आपको देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों में से एक कर देना, नंबर मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत जल्द इस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, टेंशन मत लेना। खा देखो, देखो 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे 20 नंबर के। देखो खा ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। 5 नंबर, अथवा लगा है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। दोनों में से एक ही करना है भैया, नंबर मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, 6 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 16 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न और 12 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 3 नंबर का, और 16 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 4 नंबर का, और 20 नंबर का आपका ये होगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टोटल ऐड करो, देखो 16 और 6 22, 22 और 12 34, 34 और 16 50, 50 20 70 नंबर का आपका ये पूरा पेपर हो चुका है। देखो भैया मैंने ज्यादातर सॉल्यूशन भी बताया, 36-37 मिनट का मैंने क्लास भी ले लिया। भैया मेहनत तो मैं कर रहा हूँ आपको डॉक्टर बनाने की राह पर, बस आपको भी मेहनत करना है हमारे साथ, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाए, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर पाए। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।